चर्चा एक खास स्पॉन्सर्ड बाय नई टीवीएस रेडियो स्टार्टिंग एट 59,900। वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम चर्चा खास में स्वागत है। मैं हूं परविंदर गोस्वामी और आज हम बात करेंगे दिल्ली की चुनौतियों की। जी हां, दिल्ली की कई मुश्किलें हैं। वैसे तो दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन दिल्ली हमेशा दिक्कतों से घिरी रहती है। कभी एमसीडी में हड़ताल, तो कभी दिल्ली में तरह तरह के संगठनों के धरने प्रदर्शन। लगातार दिल्ली वासियों को दिक्कत होती है, लेकिन आखिर इसका समाधान क्या है और किस तरह दिल्ली को इस तरीके के आंदोलनों से बचाया जाए, इसी मुद्दे पर आज बात करेंगे। क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें कल आई हैं, उसे देखकर हर कोई डरा और सहमा हुआ है। ऐसे में दिल्ली को लेकर क्या कुछ अब नया होना चाहिए, उसी पर सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। उससे पहले देखिए खास रिपोर्ट। वेतन न मिलने पर नगर निगम के कर्मचारियों की हड़ताल हो या फिर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते लोग, आखिर दिल्ली को ही सब झेलना होता है। कहते हैं कि दिल्ली कई बार उजड़ी है और कई बार बसी है। दिल्ली कभी शांत नहीं रह पाई। दिल्ली के लिए भले ही मुहावरा रहा हो कि दिल्ली दिल वालों की है, लेकिन सच्चाई यही है कि दिल्ली ने अपना बड़ा दिल रखा है, मगर दिल्ली को जब जिसके मन में आया रौंदता चला गया। एक अजीब सा मंजर दिल्ली ने देखा। एक तरफ कोरोना की मार, ऊपर से एमसीडीए के कर्मचारियों की हड़ताल और फिर किसानों का आंदोलन। दिल्ली वासियों ने हर चीज को झेला। यही दिल्ली है जो कुहासे में ढक जाती है। यही दिल्ली है बरसाती पानी में जिसकी सड़कें तरबतर हो जाती हैं। आखिर दिल्ली को इन सब से निजात कैसे मिले? जब देखो जिसे देखो दिल्ली पर उबल पड़ता है। आए दिन सुनने को मिलता है कि दिल्ली के रास्ते जाम हो गए हैं। आए दिन सुनने को मिलता है कि दिल्ली के नाके बंद कर दिए गए हैं। आखिर किसी की अपनी मांग है, किसी को अपनी बात पहुंचानी है, तो दिल्ली के लोगों को कष्ट देने का क्या मतलब? दिल्ली और दिल्ली वासियों को सजा किस बात की दी जाती है? दिल्ली के अपने गौरवान्वित करते कई प्रतीक हैं, कई चीजें इतिहास से जुड़ी हैं, लेकिन दिल्ली को रौंदने वाले इन प्रतीकों पर ही खुन्नस निकालने लगते हैं। कोई दिल्ली की सड़क पर अधिकार जमा लेता है, तो कोई कानून प्रशासन की परवाह न करते लाल किले तक चढ़ बैठता है। कोई शाहीन बाग के नाम पर दिल्ली को घेर कर बैठ जाता है। दिल्ली के लोग चुपचाप इन हालातों को झेलते हैं। देश की राजधानी में रहने के कारण इसे अपनी नियति मान लेते हैं, लेकिन आखिर ऐसा सलूक उनसे कब तक होता रहेगा? दिल्ली और दिल्ली वासियों को इस तरह उनके हाल पर नहीं छोड़ा जा सकता। किसानों के आंदोलन के नाम पर गणतंत्र दिवस के दिन जो दिल्ली में खौफनाक नजारे दिखे, उससे सब सहम गए। किसानों को अन्नदाता कहा गया है। जिन्हें किसान माना जा रहा था, वो दिल्ली की सड़कों पर तलवार लहराते नजर आए, ट्रैक्टर से पुलिस को रौंदने की कोशिश करते नजर आए। वह लाल किले तक चढ़ गए। यह बदहवास भीड़ थी जो किसी गलत इशारों में राजधानी को तहस नहस करने की कोशिश कर रही थी। यह सब देश के लिए ठीक नहीं। वास्तव में जो देश के अन्नदाता है, उन्हें आगे आकर इसका विरोध करना चाहिए। दिल्ली के लोगों में आए दिन खौफ पसरे, यह ठीक नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और इसी पर हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ रूबी यादव हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं। हमारे साथ नेपाल सिंह जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ विक्रम लोहिया जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले विक्रम जी आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि लगातार जिस तरह से जो धरना चल रहा था, और दिल्ली के अंदर एक नहीं बहुत सारे मुद्दे हैं, खाली मैं किसान आंदोलन की बात नहीं कर रहा, मैं एमसीडी के अंदर लगातार हड़ताल है, उसे लेकर भी कर्मचारी सड़कों पर है, 5-5 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, वहां अलग तरीके की स्थिति है। उससे पहले सीएए आपने देखा किस तरह से कितने महीने तक रोड बंद रहा। उसके अलावा अब किसान आंदोलन और सारी जो जिम्मेदारी है, हम ये कहेंगे आरोप प्रत्यारोप आप भी लगाते हैं। कोई कहता है कि गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, कोई कहता है पुलिस नक्कारा है, कोई कुछ कहता है पुलिस कार्रवाई करे तो भी सवाल, ना करे तो भी सवाल, वो रहेंगे ही।
लेकिन राजनीतिक दल भी इसमें कम नहीं है, वो भी रोटियां सेकने में सबसे आगे रहते हैं। ऐसे में जो दिक्कतें दिल्ली वासियों को होती हैं उससे लेकर आप क्या कहेंगे, और क्या इस तरीके के आंदोलन दिल्ली के अंदर होने चाहिए? क्योंकि अब दिल्ली ऐसी नहीं है कि दिल्ली में खाली देश के सांसद और विधायक या केवल प्रमुख लोग रहते हो, यहां पर करोड़ों लोगों की जनसंख्या भी रहती है। क्या कहेंगे आप इस पर? नमस्कार जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी बोलिए। हेलो। हाँ नमस्कार, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आज आम आदमी की पार्टी ने दिल्ली के अंदर इतना ड्रामाबाजी शुरू की हुई है, और दिल्ली के साथ साथ केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, जिस प्रकार से इन लोगों ने दिल्ली की जनता को ठगने का काम किया है, आज इन लोगों की लड़ाई के बीच में दिल्ली की जनता पिस रही है। ना विकलांगों को पेंशन मिल रही है, ना विधवाओं को पेंशन मिल रही है, ना सीनियर सिटीजनों को पेंशन मिल रही है। और आप देखिए एमसीडी की जो सत्ता जो इनके बीजेपी के पास है पिछले काफी सालों से है, केंद्र में इनकी सरकार है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। दिल्ली में जब शीला दीक्षित की सरकार हुआ करती थी तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सेंटर में सरकार हुआ करती थी, तो उस दौरान ऐसी समस्याएं, ऐसी दिक्कतें कभी देखने को नहीं मिली, क्योंकि कांग्रेस पार्टी काम करने के तरीके को जानती है, किस तरीके से काम किया जाता है। इन लोगों के पास अनुभव की कमी है, इन लोगों को काम करना नहीं आता, इनको सिर्फ बेवकूफ बनाना आता है, दिल्ली की जनता को ठगना आता है। विक्रम जी, कल जो कुछ हुआ उसे लेकर क्या कहेंगे? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से एक चेहरा आइडेंटिफाई हुआ दीप सिद्धू का, आपने देखा होगा दीप सिद्धू का, उसको आइडेंटिफाई होने के बाद भी अभी तक किस विक्रम जी, क्या एक ही चेहरा आइडेंटिफाई हुआ है वहां पूरे आंदोलन में? वो इतनी बड़ी भीड़ थी, उसे लेकर क्या इस तरीके की गतिविधियां दिल्ली में होनी चाहिए? को प्रताड़ित किया गया। दिल्ली के अंदर आपको दिल्ली देश की राजधानी है, अपनी बात रखने के लिए हर कोई दिल्ली की तरफ आता है। देश की राजधानी दिल्ली है, यहाँ हर कोई दिल्ली की तरफ आता है। तो आप किस प्रकार से, दिल्ली पुलिस की क्या जिम्मेदारी थी, किस प्रकार से कोऑर्डिनेट करना था, किस प्रकार से कार्य करना था, और किसकी विफलता रही, किस वजह से ये काम जो दिल्ली में कल घटना घटी, इस घटना के पीछे कौन से वो असामाजिक तत्व थे जो उस आंदोलन के बीच में घुसे, दीप सिद्धू जैसे चेहरे उसमें आइडेंटिफाई हुए, क्या सरकार ने, क्या पुलिस ने कार्रवाई की? सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूं कि दिल्ली की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत सरकार की है, गृह मंत्री की है। उसके बावजूद आपने 10 दिन की 11 दिन की दौर की बातचीत की, उस बातचीत का क्या नतीजा निकला? किस प्रकार से आपकी बातचीत का ड्रामा रचा गया? आपने गणतंत्र दिवस के दिन इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दे देना, पुलिस के द्वारा अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण ना करना। आप बताइए ना, 63 दिन से किसान धरने पर बैठे हुए थे। नहीं तो कल क्या दिक्कत आई किसानों को? क्या दिक्कत आई कि कल जब रूट तय हुआ, रूट से अलग चले गए? कहां लिखा था कि आपने लाल किले पर जाकर झंडा फहराना है? कौन सा झंडा फहराने की बात हुई? बताना चाहता हूं, मैं आपको फिर बताना चाहता हूं कि जो किसान थे वो अपने रूट पर थे, जो किसान थे वो अपने रूट पर थे, और जो लोग, हेलो जी, हेलो जी, मुझे लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। रूबी यादव जी, रूबी जी, एक बात और भी इसमें आ रही है, आप भी देख रही थी कल क्या हुआ। उसके अलावा भी एमसीडी के अंदर कर्मचारी परेशान, उसके अलावा धरने हो दिल्ली के अंदर हो, सारी चीजें दिल्ली के अंदर हो, क्योंकि दिल्ली राजधानी है। अगर दिल्ली राजधानी है तो क्या ये गलत है? अगर दिल्ली राजधानी है तो क्या सारी चीजें दिल्ली के अंदर ही होगी? फिर जो सांसद, विधायक, इतनी बड़ी एक फौज और खड़ी है, उसका क्या रोल है? ऐसे में एक सवाल तो यही है कि दिल्ली के अंदर क्या हो कि इस तरीके की आगे से घटनाएं ना हो। दूसरी बात, एक सवाल यहां पे यह भी खड़ा हो रहा है, खुद जैसे विक्रम लोहिया ने भी कहा कि इतने दिनों से जब वार्ता चल रही थी तो अचानक ऐसी स्थितियां उत्पन्न क्यों हुई? किसका फेलियर है ये भी एक इसमें बड़ी बात है। और कुछ किसान जो वास्तव में अपने रूट से जा रहे थे,
जो वास्तव में जा रहे थे अपने रूट से, ऐसी तस्वीरें भी हैं। उनके अलावा ऐसे कौन सी वो भीड़ अचानक वहां पहुंची जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, और अब आगे की आपकी रणनीति क्या रहेगी और क्या होनी चाहिए? आरोप आपके ऊपर भी बहुत सारे हैं, एमसीडी के अंदर तनख्वाह नहीं दी जा रही, उसके आरोप भी लग रहे हैं कि वहां भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। उसके अलावा कल की घटना को लेकर तो लगातार सब कह ही रहे हैं। जी रूबी जी। पार्टी हो, सभी को निंदा करनी चाहिए। रूबी जी, मुझे लगता है आपकी आवाज नहीं आ पा रही, अभी हम आपके पास दोबारा आएंगे। रूबी जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही और मुझे लगता है कि टेक्निकल कोई दिक्कत है। मैं नेपाल सिंह जी, जब तक रूबी जी से संपर्क होता है, मैं आपसे एक सवाल ले रहा हूं कि दिल्ली क्यों भुगते सारी चीजें, और अगर राजधानी होना ही इसका हम कहेंगे कि एक बहुत बड़ा एक बात है कि ये राजधानी है, इसलिए सब लोग वहीं आएंगे, सब लोग वहीं करेंगे, तो फिर ऐसे में कड़े कानून भी होने चाहिए, पुलिस के हाथ कुछ तो खुले रहने चाहिए, क्योंकि कल की तस्वीरें कुछ और बयां कर रही है। क्या कहना चाहेंगे आप कल वाले जो पूरी घटना है उसे लेकर? जी देखिए, कल वाली घटना के ऊपर तो मेरा एक सबसे पहला ऑब्जर्वेशन ये है जी कि कोई राजनीतिक दल इसके बारे में कुछ भी कहे कि पुलिस की नाकामी रही या कुछ में दूरदर्शिता नहीं रही, इंटेलिजेंस फेलियर हो गया, कल की स्थितियों में पुलिस ने जो भी धैर्य से रख के इस आंदोलन को डील किया वो काबिले तारीफ है। जी बिल्कुल, बहुत सारे लोग उनकी एकदम तारीफ भी कर रहे हैं। कल किसी भी तरीके से, चाहे वो आंदोलनकारी थे या किसान थे, गुमराह थे या प्लान से आए थे, उनकी एक ही मंशा थी कि कल टकराव होना चाहिए, और टकराव में भी इतना टकराव होना चाहिए कि कुछ यदि गोली चल जाए तो शायद मकसद का हल हो जाए। ऐसी प्लान सब लोगों के मन में थी। यदि नहीं होती, जैसा मान लिया, जैसा बहुत सारे साथियों ने डिबेट में कहा है कि बहुत सारे लोग तो सिर्फ रूट पर जा रहे थे, कुछ लोग उधर आ गए। आप ध्यान करिए, जब देश का बंटवारा हुआ, आंदोलन देश में हुए, गांधी जी खुद आंदोलनकारियों के बीच में जाके बैठ गए कि यदि कोई हिंसा अपनाएगा तो उसको मेरी लाश के ऊपर से जाना पड़ेगा। जब ये जिम्मेदारी सारे नेताओं ने ली थी, टिकैत ने ली थी, आपके युद्धवीर सिंह ने ली थी, आपके दूसरे लोगों ने ली थी, यादव जी ने ली थी, तो उन लोगों को जैसे लगा था कि 8:30 बजे उन्होंने छोड़ देना शुरू कर दिया था, उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि हम 12:30 बजे नहीं 8:30 बजे जाएंगे, हम पुराने डिसाइडेड रूट से नहीं, हम रिंग रोड तक जाएंगे, और उस रूट को हम नहीं मानते जिसने पुलिस को दिया है, तो उनको तुरंत ही धरने में बैठ जाना चाहिए था। वहीं पर हमें से आगे सबको अपील करनी चाहिए थी कि यदि आप इसमें उपद्रव की मंशा रखते हैं तो हम इस धरने पर यहीं कहीं बैठे, कहीं नहीं जाएंगे। तो शायद इसके प्रति उनका आंदोलन भी अच्छा होता और लोगों की उनके प्रति इज्जत भी बढ़ती। लेकिन 2 बजे तक कोई नेता कहीं दिखाई नहीं दिया। वो अचानक कैसे नहीं पहुंचे हैं, उनकी पूरी प्लान थी। बहुत सारे ट्रैक्टर टोली पहले ही दिल्ली में घुस चुके थे और उनको ये पता था गाजीपुर बॉर्डर के द्वारा ही घुसना आसान है क्योंकि वहां से लाल किला नजदीक है, वरना वो गाजीपुर बॉर्डर क्यों इकट्ठे हुए? गाजीपुर बॉर्डर से अक्षरधाम होते लाल किला जाना उनके लिए आसान था। अब जहां तक ये बात है कि लाल किले में क्या हुआ, लाल किले में उस टाइम यदि एक तरफ परेड चल रही है, देखिए पुलिस की भी एक थोड़ी सी लिमिटेशंस होती हैं, उस टाइम देश की प्राथमिकता थी पहले रिपब्लिक परेड को ठीक ठाक निपटाया जाए। वो नहीं चाहते थे इस टाइम इधर गोली चले या कोई आंदोलन हो और उसके बाद परेड भी चलते रहे। जब परेड ठीक तरह से निमट चुकी, इस बीच में उपद्रवी आए, उनको पता था कि इस टाइम पे पुलिस कहीं ना कहीं दूसरी जगह लगी हुई है, वो हमारे पर ज्यादा सख्ताई नहीं कर सकती। उसका फायदा उठाकर वो लाल किले चढ़े। लाल किला चढ़ने के बाद में उनको जो करना था उन्होंने किया, वो पहले से डिसाइडेड था। ऐसा नहीं कि आप टिकैत जी की बात सुनिए ना, टिकैत जी कहते हैं कि तैयारी करके आना। दूसरा व्यक्ति कहता है, उन्हीं में से एक लीडर निकल कहता है अब सिद्धू आज आया है, सिद्धू 2 दिन पहले नहीं था कहीं पर भी, आज ही सिद्धू प्रति 4 को घूमगी तो बाकी लोग कहां चले गए? सब लोग जब उन्हें जिम्मेदारी ली थी इस बात की कि हमारे वॉलंटियर लगेंगे, हम इसको शांतिपूर्ण रखेंगे। हाँ, यदि सरकार कल उनको आंदोलन की नहीं आजादी देती, उनको रूट नहीं देती, तो ये निष्कर्ष निकलता कि साफ शांतिपूर्ण आंदोलन में सरकार जो है उसको कुचलना चाहती है, लोकतंत्र को कुचलना चाहती है, यही विपक्ष ये लोग कहते हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि राष्ट्रीय दिवस पर हमने सबसे ज्यादा शर्मनाक प्रदर्शन किया।
इसको हम 2 दिन बाद ही कर सकते थे, क्या जीत थी कि 26 जनवरी को उनको करना है, क्योंकि उनको ये मीडिया का आकर्षण चाहिए था। अब दूसरी बात, मैं एक और बात करना चाहूंगा परविंदर जी, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि यदि सरकार मान लिया, मैं हाइपोथेटिकल वर्ल्ड में चलता हूं, काल्पनिक वर्ल्ड में चलता हूं, कि सरकार कल ये कहती है कि हमने ये अध्यादेश और ये बिल वापस कर दिया, खत्म कर दिया कानून, अब नया कानून बनाना या नहीं बनाना, ये किससे पूछेंगे? पार्लियामेंट से पूछेंगे या किसानों से पूछेंगे? किसानों से पूछेंगे, किससे पूछेंगे? और जो किसानों से पूछेंगे, क्या उन किसानों के बिलों से जो भी बात निकल के आएगी, क्या उसको सब किसान मान लेंगे? ये भी बहुत बड़ा सवाल है, इसमें कहां से पूछेंगे इस बात के लिए? और यदि उनके पास ऐसी कोई बात थी, 60 दिन से बात चल रही है, 60 दिन में 11 बार बात हो चुकी है, 11 बार बाद में कुछ तो बताते हुए ये चीज कर दीजिए। वो नए कानून के रूपरेखा में ही बताते, जो रूपरेखा वो कानून खत्म करने के बाद नए कानून में रखना चाहते हैं, वो इन्हीं कानूनों के संशोधन में क्यों नहीं देना चाहते? इसका मतलब उनका कानून के संशोधन और कानून से कोई लेना देना नहीं था, उनका सिर्फ एक ही मकसद था, सरकार को झुकाना और सरकार को भी मोदी को झुकाना। ये बात बहुत ही बड़ी है नेपाल जी, क्योंकि लगातार सरकार का प्रयास ये रहा कि संशोधन कर लिया जाए, लेकिन किसान भी एक मांग पर अड़े रहे कि इसे वापस कर दिया जाए, हर हालत में खत्म हो। कहीं ना कहीं विरोध दोनों तरफ से ऐसा रहा कि उसकी जो तस्वीरें हैं अगर हम देखें कल की, बहुत ही बुरी, और कहीं ना कहीं ये सोचना चाहिए उन लोगों को भी, चाहे वो जो किसान शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे, उन्हें सोचना चाहिए कि ऐसा वास्तव में क्या हुआ कि इस तरीके की नौबत आई। हर जगह राजनीति भी घुसती है, और राजनीति तो हो गई, किसानों पर खासकर राजनीति आजकल होती रहती है। तरुण राठी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राज्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश से। तरुण जी, कल बहुत सारी घटना आपने देखी, और खासकर हम दिल्ली की बात इसलिए कर रहे हैं कि हर कुछ दिल्ली के अंदर, और दिल्ली ऐसी हो गई आजकल कि किसी का कुछ ना हो तो चलो दिल्ली चलते हैं और बैठ जाते हैं धरने पर। वैसे तो धरना स्थल एक बहुत बड़ा है जंतर मंतर पर, वहां 20-20 साल से धरने चल रहे हैं, उनकी कोई सुध नहीं लेता। उसके अलावा भी एक परंपरा बन गई। मैं सुन रहा था, आपने भी देखा होगा, कुछ बयान ऐसे थे कि हमने दिल्ली घेर ली है, दिल्ली के अंदर हम सब कुछ बंद कर देंगे, ना वहां दूध जाएगा, ना वहां पानी जाएगा, ना सब्जी जाएगी, कुछ नहीं जाने देंगे। आखिर क्यों भाई, किस लिए नहीं जाने देंगे? दिल्ली के अंदर जो लोग बैठे हैं वो भी तो आप ही के हैं, वो कहां से बाहर है? इस तरीके की स्थितियों से निपटने के लिए क्या करना चाहिए, और कल के लिए आप क्या कहना चाहेंगे तरुण जी? हैं, उनके नाम से राजनीति कर रहे हैं, उन लोगों को शर्म आनी चाहिए। इस आंदोलन का कोई नेता नहीं है, इस आंदोलन की कोई नीति नहीं है, ना ही इस आंदोलन की कोई दिशा है। यहाँ पे सब लोग अपनी डबली अपने राग के साथ में लगे हुए हैं, और सब झूठ बोल के ले आए हैं। किसानों और सिखों के ऊपर कम्युनिस्ट राजनीति कर रहे हैं, और उनको बेवकूफ बना रहे हैं और बरगला रहे हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि अब तक इस आंदोलन में कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि किसी को भी डिसीजन लेने की पावर ही नहीं है। तो जब डिसीजन लेने की पावर नहीं है तो कौन उनके बिहाफ पे निर्णय ले? इसलिए इसमें कोई रास्ता भी नहीं निकल पा रहा है। सरकार ने बार बार उनसे आग्रह किया है कि हम तीनों बिलों को एक एक लाइन लेके पढ़ लेते हैं, 6 अक्षर पढ़ लेते हैं, आप जो बदलाव चाहते हो उसमें बदलाव कर देते हैं, एमएसपी के लिए हम कमेटी बना देते हैं, लेकिन वो किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो एक ही बात करते हैं कि बिल वापसी या गोली। मतलब इतना उन्होंने वहां के युवाओं में इस तरीके की भावना भर दी है जैसे कि दिल्ली एकदम अलग है और पंजाब अलग है, जबकि पंजाब दिल्ली का दिल है, भाजपा का दिल है, नरेंद्र मोदी जी का दिल है, अमित शाह जी का दिल है। और वो चाहते हैं कि कानून यहाँ पे किसान आए हैं तो उनकी जो भी मांगे हैं वो सारी मानी जाए और सब किसानों को संतुष्ट करके भेजा जाए। आपने 11 की 11 मीटिंगों में देखा होगा, हर मीटिंग के बाद आपने हमारे कृषि मंत्री जी का बयान देखा होगा, हर मीटिंग के बाद में आपने हमारे फूड एंड सिविल सप्लाई मिनिस्टर पीयूष गोयल जी का बयान देखा होगा। उन्होंने कितनी विनम्रता के साथ, कितनी संवेदनशीलता के साथ लगातार किसान नेता हमारी सरकार के साथ में आपने देखा है क्या उनका बिहेव है। वो किसी भी चीज को मानने को तैयार नहीं है, लेकिन हमारी सरकार संवेदनशीलता के साथ हमेशा प्रयास किया है और कर रही है कि इसका कोई ना कोई रास्ता निकले। और जब उन्होंने इसको
1.5 साल के लिए स्थगित कर दिया है। जो कानून लागू ही नहीं होगा जब तक आपकी सारी मांगे ना मानी जाए, एमएसपी की कमेटी बना के उस पर चर्चा ना की जाए, तो उस कानून के लिए आप अब क्यों यहाँ पे बैठे हो? क्यों आपने इन सब लोगों को मिसगाइड किया हुआ है? ये मेरा इन लोगों से सवाल है। बिल्कुल, ये बहुत सारी चीजें तरुण जी बता रहे हैं। रूबी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? रूबी जी बोलिए, आपकी बात अधूरी रह गई थी। जी सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारे देश के अंदर हमारे अन्नदाता वो हमेशा यही चाहते हैं कि किसी भी तरह से हमारे देश की जनता को कोई दिक्कत ना हो, चाहे वो खाद्य पदार्थ हो, चाहे वो किसी भी रूप में। लेकिन जब हम ऐसे में देखते हैं कि जो हमारे किसान भाई आंदोलन कर रहे हैं उनके साथ बीच में कुछ असामाजिक तत्व घुस जाते हैं और इस आंदोलन को खराब कर रहे हैं, जबकि हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि किसी भी बात का संशोधन, किसी भी बात का सॉल्यूशन, किसी भी बात को सही तरीके से तभी सीखा समझा पढ़ा जा सकता है जब दोनों तरफ से ही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, तभी उसका समाधान निकल सकता है। ऐसे में किसान भाई जब 11 बार वार्तालाप कर चुके हैं और कहीं ना कहीं हमारी सरकार ने उनको पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि जो 3 बिल हैं उसमें जहां जहां संशोधन की जरूरत है संशोधन किए जाएंगे, और अंत में यहां तक भी कह दिया था कि 1.5 साल के लिए इसको होल्ड पर भी डाल दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी यहां तक कह दिया कि कमेटी बनाई जाए, लेकिन किसान भाई वहां तक नहीं पहुंच पाए। सभी के अंदर ये था कि इस आंदोलन को एक बड़ा रूप दिया जाए, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया का पूरी तरीके से भारत के ऊपर हमारे रिपब्लिक डे पर नजर रहेगी। तो क्या मीडिया को आप अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए इतना बड़ा फैसला लिया गया कि आप लोग ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर वहां पर आंदोलन करेंगे, पूरी तरह से प्रदर्शन करेंगे, वहां पर धरना प्रदर्शन करते हुए अपना जो भी ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से परेड को भी यहाँ तक की परेशानी आप लोगों ने, हमने यहाँ तक देखा कि बच्चे वहां पर डर गए थे जो परेड देखने आए थे। ऐसा हमारा राष्ट्रीय महापर्व इस तरीके से मनाया जाएगा, ये कभी हमने सोचा नहीं था। बहुत सारे ऐसे राजनीतिक दल हैं हमारे देश के अंदर जिन्होंने इस बात की निंदा तक नहीं की कि जो असामाजिक तत्व बीच में घुसकर उपद्रवियों ने जो हिंसा फैलाई, हमारे 300 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं, 22 एफआईआर तक दर्ज हो चुकी हैं। ऐसे में हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने यहाँ तक कह दिया है कि उपद्रवियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि कांग्रेस, वामपंथी, आम आदमी पार्टी इन लोगों की तरफ पूरी तरीके से झुकी हुई है। आम आदमी पार्टी के तो 2 तिलक नगर यूनिट के पदाधिकारी भी वहां पर पाए गए हैं। प्रदर्शनकारियों के बीच में वो लोग थे, अमरीश जी, और झंडा लेकर घूम रहे थे वहां पर, और सुखविंदर जी, तो 2 लोग आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में वहां पर देखे जा रहे हैं। और जहां तक हम बात करें और लोगों की, 2 दिन पहले उनकी स्टेज पर जाकर वहां पर घूम रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, अचानक से आप लोग कैसे वहां पर नजर आने लगे? तो किसान भाइयों को, किसान यूनियन के लीडर्स को इस बात को संज्ञान में पहले से ही लेना था कि जो रूट आपके लिए तय कर दिया गया है उस रूट के अकॉर्डिंग आपको चलना चाहिए था। समय से पहले वहां पर जाना, समय से पहले अपना वहां पर दिखाना कि हम अपना परचम लहरा रहे हैं। ऐसे में परेड को भी जो शौर्य हमारे दिखाते हैं हमारे वीर शूरवीर महिलाएं, बेटियां, जो देश के हमारे सुरक्षा कर्मी है वहां पर थे, पुलिसकर्मी थे, सब तरफ से, चारों तरफ से देश की नजरें रिपब्लिक डे पर थी। और ऐसे में जब ये सब हो जाता है, लाल किले पर इस तरह से हमारे तिरंगे का अपमान तक लोगों ने किया कि उसको कुचला गया, सड़कों पर पुलिस बहुत बड़ा एक हम कहेंगे रूबी जी, ये बड़ी एक बात रही कि कल जिस तरीके का व्यवहार निकला वो वास्तव में किसान तो कतई नहीं थे। इस बात को तो सभी लोग कह रहे हैं, क्योंकि अगर वो किसान होते तो उसी तरीके से जाते जिस तरह से इतने दिनों से जो शांतिपूर्वक धरना चल रहा था चलता। विक्रम जी, आप ही के पास आ रहा हूं। विक्रम जी, बात यह है कि कल की जो घटना है, मैं उसी पर आपसे एक चीज और पूछूंगा, क्योंकि आपके बयान भी लगातार इस तरीके के हैं कि उस चीज को बढ़ावा देने वाले। अगर हम बात करें, खुद पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस तरीके की घटनाओं की मैं निंदा करता हूं। आप क्या कहना चाहेंगे? रूबी यादव ने भी बहुत कुछ बताया, नेपाल सिंह जी ने भी बताया, तनुर राठी ने भी बताया। जी विक्रम जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि किसान इस देश का अन्नदाता है। जो भी कोई नौजवान हो, वकील हो, डॉक्टर हो, नौजवान हो, जो छात्र हो, इस देश के अंदर जो भी इस सरकार के खिलाफ बात करता है, इस सरकार के गलत फैसलों के खिलाफ बात करता है, वो इस सरकार का दुश्मन हो जाता है, देशद्रोही हो जाता है।
इस सरकार को विक्रम जी, चाहिए कि कल जो हुआ, सरकार क्या को वो ये इस चाहिए तरीके की बात है? हाँ में हाँ करें। मैं बता रहा हूं, मैं उसी बात पे आ रहा हूं। अगर ये सरकार चाहती है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो, अगर सरकार चाहती है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो, तो दीप सिद्धू के जैसे व्यक्तियों की जांच कराई जाए, उसके मोबाइल की कॉल डिटेल निकाली जाए कि वो किस किस के संपर्क में था। आप मेरी बात को सुन लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी का प्री प्लान गेम था। भारतीय जनता पार्टी ने किसान आंदोलन को खराब करने की कोशिश की और दिल्ली की सुरक्षा की जिम्मेदारी माननीय गृह मंत्री जी के ऊपर थी, दिल्ली पुलिस के ऊपर थी। माननीय गृह मंत्री जी, इस आंदोलन को खराब करने की कोशिश की गई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसान अन्नदाता है इस देश का। अगर उस अन्नदाता के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है तो कांग्रेस पार्टी नौजवान के साथ भी खड़ी है, देश के जवान के साथ भी खड़ी है और देश के किसान के साथ भी खड़ी है। चलिए विक्रम जी, ये तो बात आपकी ठीक है, खड़े होना भी चाहिए। रूबी जी, मैं आपके पास भी आऊंगा। नेपाल सिंह जी, बात आपके सामने है कि अन्नदाता के साथ खड़ी है पार्टियां, खड़ा होना चाहिए। क्यों नहीं खड़े होंगे भाई? अन्नदाता तो अन्नदाता है। लेकिन क्या आपको लगता है नेपाल सिंह जी कि वास्तव में जिस तरीके का एक माहौल वहां बना, क्या वो लगता है कि वो कहीं से भी अन्नदाता थे? क्या तलवार लेकर निकलना ये अन्नदाता की पहचान है? क्योंकि हमेशा से जो किसान आंदोलन हुए हैं वो बड़े शांतिपूर्वक रहे और ये भी आंदोलन लगातार चल रहा था, शांति के साथ चल रहा था, वार्ताएं चल रही थी। अलग बात है कि कोई भी एक दूसरे की बात नहीं मान रहा था, वो एक अलग बात है। लेकिन इतने दिनों में कहीं भी किसी प्रकार की कोई घटना नहीं थी। अचानक से इस बात पे कि 26 जनवरी को ही क्यों, एक सवाल तो ये सबसे पहला खड़ा होता है कि वास्तव में 26 जनवरी ही क्यों चुनी गई और तय रूट क्यों तोड़ा गया? और उसके अलावा जिस तरीके की पार्टियां बात कर रही हैं और पार्टियां, क्या ये उस तरीके की परंपराओं को डालने की शुरुआत नहीं देख रहे आप कि भाई ठीक है, जो भी हो, अगर विरोध बीजेपी का है तो फिर सब कुछ ठीक है? कैसे देखते हैं नेपाल सिंह जी? जी देखिए, राजनीति, क्रिकेट और युद्ध जी, इसमें कभी भी कोई एक फिक्स नीति नहीं हो सकती जी। रणनीति बनाते समय सभी रणनीतिकार अपनी सिचुएशन के हिसाब से रणनीति बनाते हैं। जब से मोदी आए हैं, मोदी की सरकार आई है, उसके बाद में विपक्ष का जिस तरह से धीरे धीरे पतन हुआ है, चाहे वो राजनीतिक पतन हुआ हो, नैतिक पतन हुआ हो, संख्या का पतन हुआ हो, अब उनके सामने अपने अस्तित्व की एक लड़ाई बची हुई है। उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए। शाहीन बाग का एक एक्सपेरिमेंट हुआ, उसमें ताकत को लाने की कोशिश की गई, लेकिन वो शायद इसलिए सफल नहीं हो पाया कि वो कहीं एक धर्म से जुड़ के रह गया, एक ग्रुप से जुड़ के रह गया, इसलिए बाकी ग्रुप की इसमें भागीदारी नहीं बनी। तो अब ये एक हुआ कि किसान के नाम पर सभी लोगों ने अपनी थोड़ी थोड़ी ताकत को इकट्ठा करके एक मुद्दा बनाया। ये समस्या नहीं थी, मुद्दा बनाया गया। यदि ये समस्या होती तो इसका समाधान हो सकता था कि समस्या है कि मेरा मुद्दा है, समस्या यह है कि मेरे पे ये 5 पॉइंट मान लीजिए, इनमें ये संशोधन कर लीजिए और हमारा समाधान हो जाएगा। लेकिन यहां ऐसा कोई समस्या नहीं बताई गई। जो समस्या बताई गई सरकार ने मान ली, एमएसपी लाना लागू करेंगे, आपको एसडीएम के पास जाना हम वो भी कर देंगे, कोर्ट में चले जाइए, जो मांगते मानते। लास्ट में एक मांग आती है कि साहब हमारे सब कानून वापिस हो जाना चाहिए। तो ये कोई मांग नहीं है। अब इसमें यह हुआ कि इन्होंने भीड़ तो इकट्ठी कर ली और पूरी दुनिया में यदि आप परविंदर जी इस बात को देखें, हर किसान आंदोलन इसलिए असफल होता है कि किसान के आंदोलन में नेता तो पैदा होता है लेकिन किसान का संगठन कभी नहीं बनता। और जहां संगठन होता है, संगठन बार्गेन करता है, नेता बार्गेन, नेता तो अपनी बार्गेनिंग करता है। एक अन्ना ने आंदोलन किया तो उसमें से एक नेता निकला, उसने अपनी बार्गेन करी, एक आम आदमी पार्टी बना ली। आप समझे ना मेरी बात को? तो इसलिए इसमें भी यही हुआ कि नेता कौन बनेगा, टिकैत बनेगा, युद्धवीर बनेगा कि दूसरा बनेगा, सिद्धू बनेंगे कि चढ़ूनी बनेंगे। ये नेता वाली बात भी बहुत अहम नेपाल सिंह जी ने बोले। नेपाल सिंह जी, आपको रोक रहा हूं क्योंकि वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे आपके बीच। कहाँ लगा फिल्मों का सेट, कौन किसे कर रहा है डेट, तीखी मिर्ची पर आपको मिलेगा सारा अपडेट। कुछ गॉसिप्स, कुछ चटकारे, किसके चमके सितारे,
किसको दिन में दिखे तारे, किसकी फिल्म को मिली कितनी रेटिंग, किसकी हुई किसके साथ सेटिंग, किसका हुआ ब्रेकअप तो किसका हुआ पैचअप, किसने मचाया धमाल तो किसको हुआ मलाल, कौन बना हीरो तो कौन हुआ जीरो, सब बताएंगे सब दिखाएंगे, कुछ मिर्ची लगाएंगे, तीखी मिर्ची के साथ सिर्फ नेटवर्क 10 पर। बाइक जनाब को लेनी है और टाइम हमारा वेस्ट कर रहे हैं। चलना यार, रेडी ऑन। धाकड़ दिखती है नहीं। अरे भाई स्टाइल के आगे भी थोड़ा सोचें। सर TVS रेडियन में ETFI इंजन है, कैटेगरी में सबसे बड़ी सीट सर, और सस्पेंशन भी अटूट। अब जरा माइलेज का भी समझाइए। 15% ज्यादा माइलेज मिलेगा। टेस्ट ड्राइव? हाँ ले ही सकते हैं। ऐसी धाकड़ है नई TVS रेडियन स्टार्टिंग एट 59,900। आज ही चला कर देखिए। देश दुनिया का हर नगर महानगर, शाम तक की 5 बड़ी खबर। आ गया है खबरों का नया मंच, देखिए 5 का पंच। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली की चुनौतियों की। जिस तरह से लगातार दिल्ली के ऊपर धरने प्रदर्शन, तनख्वाहें न मिलना तो धरने प्रदर्शन, हर आम आदमी परेशान है और कल की घटना से तो हर कोई डरा हुआ भी है। इसी पर हमारे साथ सभी खास मेहमान हैं। नेपाल सिंह जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी जी। देखिए, एक बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, 15 अगस्त इनको चुनना, जिस दिन बजट का सत्र चलेगा उस दिन को चुनना, और फिर उसके लिए पहले वादा करना, फिर वादे से मुकर जाना, ये उनकी रणनीति है अपनी पॉपुलैरिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए। और मैं कोई पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूं, लेकिन मेरा अपना ऐसा लगता है कि जब से अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली में आई है, वो एक इवेंट मैनेजमेंट के थ्रू आए हैं और वो इवेंट मैनेजमेंट के बड़े अच्छे मास्टर हैं। जब हमारे यहाँ लेबर का प्लान हो रहा था, उन्होंने किसी को पकड़ के आप पर छोड़ दिया, तब उनके पास ना कोई मशीन थी पैर दबाने की, ना खाना खिलाने की जमीन थी, ना लंगर थे, ना किसी लेबर के बारे में नहीं पूछा। लेकिन किसानों के लिए वो सब मशीन भी लेके चले गए, एम्बुलेंस भी लेके चले गए, आपका पैर दबाने वाला मशीन भी लेके चले गए, कपड़े धोने की मशीन लेके चले गए। तो ये जो इस तरह की जो राजनीति है, जिसमें हम राष्ट्र हित को भी छोड़ दे रहे हैं, तिरंगे के अपमान को भी छोड़ दे रहे हैं, हम स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस को भूल जा रहे हैं, तो ये देश के लिए बहुत घातक है। और राजनीतिक पतन इतना नहीं होना चाहिए। राजनीति में सबको बोलने की आजादी है, लेकिन आजादी का मतलब ये भी नहीं है कि भीड़ एक दिन ये डिसाइड करेगी कि देश का मुद्दा क्या होगा, देश का संविधान क्या होगा, देश का ध्वज क्या होगा, ध्वज कौन सा कहां फहराया जाएगा। यदि ऐसा सब कुछ होने लगा तो एक दिन बहुत सारी भीड़ आएगी, अपने अपने हिसाब से संविधान बनाएगी, अपने अपने हिसाब से नियम कानून बनाएगी। और कल को दूसरी बात मैं और ऐड करना चाहूंगा परविंदर जी, कि अभी ये शुरुआत है, अभी बहुत सारे आंदोलन आपके पास आएंगे। अभी रेलवे का आंदोलन आएगा निजीकरण के नाम पर, परसों को आपको आंदोलन आएगा कि जो है आपका सड़कों का आंदोलन आएगा, परसों को फिर तीसरा आंदोलन आएगा कोई भूमि अधिग्रहण के बारे में। ये आंदोलन की परिरूपरेखा चलती रहेगी जब तक चुनाव में, आखिरी चुनाव तक, 2024 के चुनाव में, 2022 के चुनाव में हम अंतिम निर्णय तक ना पहुंच जाएं। क्योंकि अब बाकी विपक्षी दल के लिए एक मरने मारने की स्थिति आ चुकी है, अस्तित्व की लड़ाई आ चुकी है। भाजपा के खिलाफ ये लोग बंगाल में कुछ नहीं कर पा रहे, तो सोच रहे थे शायद गणतंत्र दिवस पर कुछ गोली चल जाए, कुछ किसान मर जाए, इस मुद्दे को लेकर हम पश्चिम बंगाल जाए, आसाम जाए। लेकिन वैसा प्लानिंग फेल हो गई, प्लानिंग फेल हो गई। लेकिन नेपाल सिंह जी, अगर आप देखें लगातार एक बात अगर करें, क्योंकि सांसद लगभग सभी प्रदेशों से, ऐसा तो है नहीं कि पंजाब के सांसद नहीं है या उत्तर प्रदेश से नहीं है या बंगाल के नहीं है, सभी जगह है। और लगभग देखा जाए तो सभी पार्टियों के पास भी हैं। क्या सदन के अंदर जब इतने दिनों से धरना चल रहा है और सबको पता है कि भाई सदन स्टार्ट तो होगा, अब नहीं होगा, कुछ दिन बाद होगा, तो क्यों विपक्ष के सभी लोग एक अलग से कोई मांग करें, सदन के अंदर बहस करें, इस बिल पर भी बहस करें,
ऐसी स्थिति ना कर कर केवल ये कह देना कि नहीं धरना ठीक है और हमारे लोग भी अब उसके पीछे चलेंगे। तो नेपाल सिंह जी, क्यों ना ऐसा हो दिल्ली के अंदर, क्योंकि लगातार एक बात दिल्ली के अंदर रही है कि जो भी आएगा वो दिल्ली बंद करने की बात करता है। सबसे पहले कहता है दिल्ली को फ्रीज कर दो, जबकि दिल्ली के अंदर और भी बहुत सारे लोग हैं। क्यों ना ऐसी व्यवस्था कर दी जाए कि भाई जो विपक्ष के सांसद हैं वो अपने यहीं पे धरना प्रदर्शन कराएं, अपने यहीं पे लोगों को बुलाएं, क्योंकि जब आप सदन में आवाज नहीं उठा सकते तो कम से कम फिर अपने यहां जगह दे देना, वो दिल्ली बंद ना हो ना। पर्टिकुलर जो आपका एरिया है वहां बड़ी बड़ी कोठियां दे रखी हैं, बड़े बड़े मकान आपको दे रखे हैं, वहां रखे उन लोगों को और रोज उनको वहां से आप चलाइए सारी चीजें। या फिर अब आपको भी लगता है कि दिल्ली से बाहर कोई ऐसी जगह चिन्हित हो जाए कि जो भी कुछ हो वहीं तक हो, वहीं लोग बैठे और वहीं से चले जाएं। नेपाल सिंह जी, इसमें हमने दो मुद्दे उठाए। एक मुद्दा उठाया कि सांसद लोग पार्लियामेंट के अंदर बहस क्यों नहीं करते। एक तो उसका कारण यह है कि सांसद, जो विपक्ष के सांसद हैं, वो इतनी कम संख्या में हो चुके हैं, उनकी बहस का कोई अस्तित्व नहीं बचता, क्योंकि उनके पास कोई बहस के लिए समस्या नहीं है। मुद्दे हो सकते हैं, समस्या नहीं है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, यदि मैंने कहा कि मुझे 150 नहीं 175 रुपए एमएसपी चाहिए गन्ने का, मैं एक एग्जाम्पल के रूप में ले रहा हूं, तो सरकार कहेगी चलो 175 170 हम दे देते हैं, लेकिन वो कहने साहब पहले मील को बंद कर दीजिए, फिर उसके बाद रेट के ऊपर बात करेंगे। ये मुद्दा है। तो सरकार के पास जो सांसद लोग हैं उनके पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं कि इन किसी संशोधन में, इन बिलों में ये समाधान कर दीजिए, नहीं इनको वापस कर दीजिए, ये कोई मुद्दा नहीं है, ये तो राजनीतिक एजेंडा है। अब रही बात आपकी जगह की, देखिए ऐसा नहीं है, सरकार के यदि इच्छा हो, ये इच्छा शक्ति लानी चाहिए सरकार को, और यह समय भी आ चुका है। सबसे पहले धरने का एक स्वरूप निर्धारित कर देना चाहिए कि यदि किसी को राजनीतिक धरना करना है तो आप एक चंडीगढ़ में एक डेजिग्नेटेड जगह है, उस डेजिग्नेटेड जगह में जिसको आगे धरना करना है और जिसकी उतनी क्षमता उससे ज्यादा की परमिशन नहीं है, जिसमें 5000 व्यक्ति आते हैं, तो आप 5000 व्यक्ति लाके आ सकते हैं, धरना दे सकते हैं, और आपको देना पड़ेगा धरना 1 दिन के लिए है, 2 दिन के लिए। यह नहीं कि अनिश्चितकालीन धरना है। हम कितना धरना करेंगे, उसमें फिर हम क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं पता, लेकिन ये सब जिम्मेदारी सरकार की है। ये एक सरकार को निर्णय ले लेना चाहिए। इसमें आपने बिल्कुल ठीक कहा कि दिल्ली के लोगों ने कोई गुनाह नहीं किया है, उन लोगों ने कोई गुनाह नहीं किया जिनकी फैक्ट्रियां नांगलों में बंद हो गई हैं, उन लोगों ने कोई गुनाह नहीं किया जिनके कारोबार 2-2 महीने से चल नहीं रहे हैं, उनके साथ धरना लेकर बैठ गए, आप तो आराम से सब कुछ कर रहे हैं, उनका क्या गुनाह है 2-2 साल। तो मेरा ये कहना है सरकार को निर्णय लेके किसी भी एक डेजिग्नेटेड जगह पर उसमें 4000, 5000, 10,000 आदमी का निश्चित करे कि आप 2 दिन धरना दे सकते हैं, 10 दिन धरना दे सकते हैं, और बाकी धरना अपने अपने स्टेट में दीजिए। जरूरी कि सबको दिल्ली आना जरूरी है जी, लेकिन ऐसा लगता है कि सबको दिल्ली आना जरूरी है। और आप देखिए कि बातें भी कैसी कि दिल्ली को फ्रिज कर दो, यहां दूध पानी सब्जी कुछ नहीं जाएगा अंदर, सब ऐसे रहेंगे। अरे किसके लिए? दिल्ली के अंदर भी करोड़ों लोग हैं, वो भी तो आपके अपने हैं। तो ये भी बहुत बड़ा सवाल रहता है। रूबी, अगर हम बात करें, एक बात यहां यह है कि आखिर चूक कहां हुई बीजेपी से, ये भी एक इसमें सवाल है। इतने दिनों से ये मुद्दा चल रहा था, लगातार चल रहा था। इसमें कुछ सवाल ऐसे भी हैं, कुछ किसान ये कह रहे हैं कि पूछा नहीं गया, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमें बताया नहीं गया, कुछ कह रहे हैं कि हम अभी तक भी, आपके यहां भी एक सवाल ये भी है कि जो लोग हैं आज भी बिल क्या है, वास्तव में बहुत सारे किसान इस बात को आज भी नहीं जानते कि यह बिल क्या है। तो इसमें भी एक चूक है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल आप पर भी खड़े हैं, और बात किसानों की है तो जवाब तो बनता ही है। जी रूबी जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूंगी कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट ये आज की रिपोर्ट नहीं है, ना ही ये रिपोर्ट है कि इस रिपोर्ट के अंदर एक ही दिन में रिपोर्ट बना दी गई। ये पूरी प्रॉपर तरीके से तैयार की गई कमेटी थी, जिसमें वर्षों तक काम किया गया, जिसमें समय समय पर जो किसान संघ हैं, किसान संगठन हैं, उनके रिपोर्ट्स लिए गए, ऑडिट हुआ है। बाकायदा कांग्रेस की जब सरकार थी उस समय पर एनसीपी के जो हमारे अध्यक्ष हैं शरद पवार जी, उन्होंने भी हर राज्य के मुख्यमंत्रियों से ये निवेदन किया था कि जो एपीएमसी मंडीज है उनमें भी बहुत ज्यादा रिफॉर्म की जरूरत है। तो इस पर संगठन सभी सामने आए, देश के संगठन जितने किसान, जहां तक हम अगर टिकैत जी की बात सुने, उनके पिताजी ने तो स्वयं इस बात पर आंदोलन किया था कि किसान बिल आने चाहिए। और मुझे समझ नहीं आता कि आज महेंद्र टिकैत जी का जो सपना था जब वो पूरा हो गया, तो ऐसे में राकेश टिकैत जी बार बार इन बिलों के विरोध में क्यों आ जाते हैं? क्या एक बार भी उन्होंने ये कहा कि गन्ने के दाम क्या है, गन्ने के दाम क्या होने चाहिए? क्या उन्होंने ये कहा कि धान के दाम तय होने चाहिए या धान के दाम तय नहीं होने चाहिए? क्या उन्होंने फसल की बात करी? क्या उन्होंने किसानों की बात करी? उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बात करी है तो हम
बार बार डंडा लेकर जाइए, रोक देंगे, जाने को कौन रोक देगा, हम पहुंच के दिखाएंगे। तो ये सब जो बातें उन्होंने कही हैं, कहीं ना कहीं उनकी बातों के अंदर ही हिंसा झलक रही थी। ऐसे में बात आपने भी शुरू की थी कि कौन इसमें से नेता बन के उभरेगा। इसमें बात नेता बन के उभरने की नहीं है, इसमें बात है किसान भाइयों के हक की लड़ाई, जो ऑलरेडी सरकार ने उनके हक में ही करी है। तो इसमें लड़ाई का कोई मुद्दा ही नहीं था। हाँ, कुछ कंफ्यूजन थे, कुछ इश्यूज थे, जिसमें 11 जो हमारे चरणों में वार्तालाप उनसे की गई है, उसमें उन लोगों ने अपनी बातें रखी हैं। तो धीरे धीरे करके उन सभी में जो बिल है उसमें एड ऑन करने के लिए उनकी बातों को बिल्कुल सुना गया है। उसमें जो उनकी प्रॉब्लम्स उनको रेक्टिफाई करते हुए एड ऑन भी किया जाएगा, अमेंडमेंट उनके लाया जाएगा। और लास्ट में तो सरकार ने यहाँ तक कह दिया कि हम 1.5 साल तक इसको होल्ड पर भी रख देंगे। यदि कोई और आपके मन में किसी बात को लेकर चिंता है तो वो चिंता भी आपकी दूर की जाएगी। जहां तक सिविल कोर्ट्स का सवाल था, उन्होंने कहा कि हमें एसडीएम कोर्ट्स में नहीं चाहिए, फैसले कोर्ट में हम जाना चाहेंगे, सिविल कोर्ट में हम जाना चाहेंगे। तो सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में आप जाइए, उसमें 6-6 महीने तक भी समय लग सकता है। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने कह दिया कि ठीक है, जो आप चाहते हैं वो हम करेंगे। आपको एमएसपी चाहिए था, एमएसपी हम लोगों ने कर दिया कि ठीक है, एमएसपी भी ऐसे ही एज इट इज रहेगा। ये रूबी जी, ये सारी चीजें ठीक है। मेरा सवाल एक ये भी है, रूबी जी, मेरा सवाल एक ये भी है आपसे कि जो आपके सांसद हैं कहीं ना कहीं जिस तरीके से किसान आए, रूबी जी, जिस तरह से किसान निकल कर आए, ट्रैक्टर ट्रॉलियां आई हैं, वो सभी लोग लेके तो आए हैं ना। तो कहीं ना कहीं जो वहां सांसद और विधायक आपके हैं, जो मंत्री भी हैं, वो समझाने में नाकाम रहे। मंत्रियों ने बिल्कुल उनको सही तरीके से समझाया है, लेकिन अब आप खुद ही देखिए कि जब आज हमारी जो किसान संगठन है, उन्होंने ये पाया कि कुछ यहाँ पर अराजक तत्व भी बीच में शामिल हो चुके हैं, कुछ यहाँ पर ऐसे जो उपद्रवी हैं वो भी आ चुके हैं। तो आपके सामने ही है, टीवी मीडिया आज पूरा दिन दिखा रहा है कि जो भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष है भानु प्रताप जी, उन्होंने कह दिया कि हमारा धरना यही खत्म होता है, हम अपने आप को इस धरने से अलग करते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि राष्ट्र के अंदर हिंसा हो। हम लोग तो किसान हैं, जो देश को जोड़ने की बात करते हैं, जो देश का पेट भरते हैं। ऐसे में ही साथ में संयुक्त किसान मोर्चा है, जिसके अंदर 41 किसान संगठन हैं, उनके भी नेता हैं जो वीएम सिंह जी ने भी ये कहा है कि जो देश की दिशा को दूसरी तरफ लेकर जा रहा है, जहां पर हिंसा हो रही है, ऐसे में हम साथ नहीं हैं, हम भी अपना धरना यहीं पर खत्म करते हैं। तो आपके सामने ही है, किसान संगठनों को समझ में आ रहा है कि उनकी आड़ में, उनके भोलेपन की जो आड़ में जो वामपंथी है, जो कांग्रेस है, जो आम आदमी पार्टी है, वो अपनी राजनीति भुना रही है, वो उल्टे सीधे हरकतें करके लोगों को भरमा रहे हैं, भड़का रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी की बात करते हैं, 26 जनवरी 2014 का मैं आपको वाकया दिलाती हूँ। अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहा था कि हाँ, मैं अराजक हूँ, हाँ, मैं आज परेड को होने नहीं दूंगा। तो जिसने उस समय पर ये बात कही थी, आज वो सिंघू बॉर्डर पर जाते हैं और लोगों के बीच में, किसान भाइयों के बीच में जाकर ये कहते हैं फ्री वाईफाई मैं दूंगा, आपकी जितनी भी समस्याएं हैं, यदि आपको पानी की जरूरत है, रहने के लिए आपको अगर बिस्तर की जरूरत है, सोने के लिए चीजें चाहिए, तो मैं सारी चीजें आपको, सारी सुविधाएं आपको उपलब्ध कराऊंगा। जबकि जब हमारा कोरोना काल था, ऐसे में हमारे यूपी बिहार के भाइयों को यहाँ से पलायन करने पर मजबूर कर देती है ऐसी सरकार। केजरीवाल जी थे जिन्होंने मजबूर किया लोगों को यहाँ से भागने पर, इतने बुरे हालात यहाँ पर पैदा कर दिए थे। और आज वो वाईफाई फ्री दे रहे हैं ताकि उपद्रवी अपना काम अच्छी तरीके से इंटरनेट के माध्यम से करें, लोगों को जोड़ते फिरे। देश के अंदर जो ये आज माहौल बनाया गया है, इसमें कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, वामपंथियों का ही हाथ है इसके पीछे। क्योंकि बीच में इसमें हमने ये भी देखा कि पोस्टर बैनर ले जाकर वहां पर उन किसान, भोले भाले किसान भाइयों के बीच में, भोले भाले किसान संगठनों के बीच में लोगों ने जाकर ये कहा है कि टुकड़े टुकड़े गैंग के जो भी अपराधी लोग थे उस समय पर जेएनयू के, उन सभी को आप रिहा कीजिए। तो ऐसी जब आप बात फैलाते हैं, उनके बीच में जो मुद्दा है उससे उनको भटका रहे हैं, उनको भरमा रहे हैं। और जहां तक सरकार की बात है, सरकार इनको समझाने में नाकामयाब नहीं हुई। सरकार तो बार बार समझा रही है, बल्कि उनके जो व्यूज है, उनके जो पॉइंट्स है, सरकार उनको ले रही है और बार बार उनसे वार्तालाप करने के लिए बिल्कुल तैयार है। वार्तालाप बहुत बार हो चुका, वार्तालाप चल रहा है। विक्रम लोहिया जी क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे आरोप रूबी यादव जी ने आपकी तरफ को लगाए हैं जी। विक्रम लोहिया जी, रूबी जी जरा विक्रम जी को सुन लेते हैं, क्या कह रहे हैं जी। जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर 10-11 बार की बातचीत अगर नाकाम रही है, सरकार के मंत्री, सरकार के पूरे पैनल अगर वो नाकाम रहे हैं, मैडम मैं एक मिनट आपसे कुछ कहना चाहता हूं, पहले मेरी बात सुन लीजिए, मैं बीच में नहीं बोला हूं, बिल्कुल शांत रहा हूं। आप जी विक्रम जी बोलिए, आपने जो कहा मैंने रूबी जी सुन लीजिए विक्रम जी को। जी, सरकार नाकाम रही है,
अगर सरकार नाकाम रही है तो सरकार, अगर सरकार, मेरी बात सुनिए, कानून किसके लिए लाया जाता है? कानून सुविधा के लिए लाया जाता है, और किसान कह रहा है कि मेरे को इससे सुविधा नहीं है, तो जबरदस्ती कानून उसके ऊपर क्यों थोपा जा रहा है? एक बात। दूसरी बात कि अगर आपने कानून में संशोधन करने की बात की, 10 बार 11 बार आपने विज्ञान भवन में बैठ करके किसानों से चर्चा की, उस पर कोई रिजल्ट नहीं निकला, तो आपने किसानों के साथ इस प्रकार की भावना क्यों रखी? आज आपने कल इस कुछ असंवैधानिक तत्व आज इस धरने के अंदर घुस गए, और उन्होंने घुस करके जिस प्रकार का जो ये षड्यंत्र रचा भारतीय जनता पार्टी ने, दीप सिद्धू जैसे लोग उसके अंदर घुसे, आप कभी इसको आइडेंटिफाई तो करा लीजिए, आप इसकी जांच तो करा लीजिए। आप देखिएगा, अगर सारा दूध का दूध अगर सच निकल के सामने ना आ जाए कि इसमें भारतीय जनता पार्टी की मिलीभगत निकलेगी, इसके अंदर आप देख लीजिए कैसे ये लोग लाल किले के अंदर पहुंच गए। सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी थी सुरक्षा की? आप बताइए। आप सब कुछ किसानों के ऊपर थोप देना कि किसान गलत है। आप कैसे राकेश टिकैत जी को कह रही हैं, उनको कह रही हैं आप ये किसान भी गलत है, वो भी गलत है। अरे मैडम, आप समझिए बात को। भारतीय जनता पार्टी का ये एजेंडा है कि जो उनकी बात को मानेगा वो ही देशभक्त कहलाएगा। आज अगर किसान इस कानून का विरोध नहीं करते तो किसान बहुत अच्छे होते। आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार विफल रही है सुरक्षा के मुद्दों पर। जिस प्रकार से पुलवामा के अंदर हमारे विक्रम जी, अच्छा चलिए ठीक है, विफलता और जो भी है, आप ये बताइए कि क्या जिस तरीके की घटना कल हुई है उसका आप समर्थन करते हैं या निंदा करते हैं? जी विक्रम जी। समर्थन करते हैं या निंदा करते हैं? देखिए, हम किसानों के साथ हो रहे अन्याय का समर्थन करते हैं। हम किसानों के साथ हो रहे अन्याय का समर्थन करते हैं। हम इस देश के अंदर भूखमरी, बेरोजगारी से हिंसा की निंदा नहीं करते, जवानों का समर्थन करते हैं। विक्रम जी, हिंसा ठीक है, क्या ये कह रहे हैं विक्रम जी आप? क्या कांग्रेस पार्टी चाहती है देश टुकड़ा? मैंने आपको पहले कहा हमारे देश में तिरंगे से ऊपर कुछ नहीं है, लेकिन अत्याचार कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अत्याचार कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसानों के साथ नाइंसाफी चलिए हिंसा की निंदा नहीं करेंगे। अगर नेपाल सिंह जी, अगर देखा जाए, क्योंकि समय भी कम है और आप इसे ले लेते हैं, कि जिस तरह से दिल्ली लगातार एक के बाद एक कुछ ना कुछ दिल्ली के अंदर चलता रहता है, उसका नुकसान उससे बहुत लोगों को होता है। खासकर दिल्ली के लोग तो आजकल खासे परेशान है, और कल की घटना के बाद से तो बहुत ज्यादा। हम ये कह रहे हैं कि जो राजनीतिक दल है कहीं ना कहीं उन्हें भी दिल्ली को लेकर सोचना चाहिए, और कुछ तो पहल करनी पड़ेगी। कहीं तो विपक्ष और पक्ष किसी एक मुद्दे पर तो साथ आए, खासकर ऐसे मुद्दों पर जहां इस तरीके की चीजें दिखती हैं। अब ये आरोप प्रत्यारोप लगातार रहेगा कि ये बीजेपी ने कराया, वो कहेंगे कांग्रेस ने कराया, कोई कहेगा किसानों ने किया, पर वास्तव में किसानों की तरफ से भी इस चीज की निंदा की गई है। और अगर देखें आप, चाहे वो नरेश टिकैत जी हो भारतीय किसान यूनियन से, उन्होंने भी निंदा की है कि इस तरीके की घटना की कोई जगह नहीं है, और चाहे राकेश टिकैत हो, उन्होंने भी इस चीज की निंदा की है। ये अलग बात है कि राजनीतिक दल रोटियां सेकने में लगे रहते हैं, सेकनी भी चाहिए, लेकिन जो देश के अंदर ऐसे संवेदनशील मुद्दे होते हैं, कम से कम उसमें तो एक रहना चाहिए। क्योंकि कल 26 जनवरी थी और बहुत अहम था 26 जनवरी का दिन। ऐसे में मैं बातें आपसे खाली ले रहा हूं कि चूक तो हुई है, चूक तो इसमें भाजपा से भी कहीं ना कहीं हुई है, क्योंकि सरकार और भारतीय जनता पार्टी दोनों जिस तरीके से किसान लगातार बढ़ता चला गया, और धीरे धीरे कर इतने महीने हो गए, और फिर 26 जनवरी को इस तरीके की व्यवस्था हो गई, जो समझाने की एक बात है। ठीक है, मीटिंगें हुई, क्या हुई नहीं हुई, और भी बहुत सारे उसके पहलू हैं, उस पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि वो चूक क्या रही और कहां मिस हो गया एक वो, और अब इसका समाधान कैसे निकले, किस तरह से जो किसान है वो भी अपने घर पे रहे, और किस तरह से इस बिल को लेकर एक नया कोई ऐसा फॉर्मेट आए जिससे आगे इस तरीके की घटनाएं देखने में ना आए। जी नेपाल सिंह जी। देखिए, इसमें एक तो पहली मैं बताऊं आपको कि भाजपा की रणनीति में कहां चूक हुई। जी, ये एक स्वाभाविक है, जब भी कोई परिवर्तन होता है उसके बारे में बहुत सारी शंकाएं होती हैं। लोहिया जी मुझसे ज्यादा इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं। जब नरसिंह राव जी ये रिफॉर्म लेके आए थे देश के अंदर, तब उद्योग में बहुत बड़ा शंकाएं थी। वो कहते शायद सब उद्योग बंद हो जाएंगे। लोगों ने कहा था कंप्यूटर आएगा तो सब लोग बिल्कुल खाली हो जाएंगे। आज कंप्यूटर देश को सबसे ज्यादा आपको इंपोर्ट मनी देता है। ये शंकाएं होती हैं, लीडरशिप का काम है इन शंकाओं का निवारण करना। भाजपा की सबसे बड़ी गलती ये हुई
कि जब इन नियमों को, अधिनियमों को और कानूनों को फाइनल कर चुके थे तो उनके पास इतने विधायक, इतने सांसद थे, उनको सबको बिना किसान आंदोलन की इंतजार किए हुए गांव-गांव में इसके बारे में बताना चाहिए था, प्रचार प्रसार करना चाहिए। नंबर 1, ये चूक उनसे हुई है। नंबर 2, उनको इसको लाने में इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी कि वो अध्यादेश के रूप में लेके आए। इससे विपक्ष को एक मुद्दा मिला कि साथ में कोई ऐसी गड़बड़ी है कि जो बहुत हड़बड़ी में सरकार है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको उनको पार्लियामेंट के सेशन का इंतजार करना चाहिए था और बनाना चाहिए था। तीसरा, जब पंजाब से बात शुरू हुई थी, बहुत छोटे आंदोलन के रूप में शुरू हुई थी और सचमुच में किसान के शुरू हुई थी, तो वहां प्रतिनिधियों को जाना चाहिए था और प्रतिनिधि जाने के बाद उन लोगों से बातचीत करनी चाहिए थी और उसका वहीं का वहीं समाधान करना चाहिए था, न कि उनको हरियाणा बॉर्डर तक आने के लिए विवश करना, फिर हरियाणा बॉर्डर लाकर के लाठीचार्ज करना, फिर उनके ऊपर कैनन चलाना। ये उनकी गलती थी। अब तीसरी गलती, किसान से कहां गलती हुई, आंदोलन में कहां गलती हुई है? किसान आंदोलन और नेता ये बात छुपा रहे हैं कि सरकार के पास इस समय नियमों को, अध्यादेश को, कानूनों को वापस करने की पावर नहीं है, क्योंकि ये पावर अब सुप्रीम कोर्ट के पास है। ये पावर अब सुप्रीम कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठित कर दी है, कमेटी की रिपोर्ट आएगी और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ही सरकार कुछ कर सकती है। अब सरकार इसमें नहीं कर, सरकार चाहेगा कल को मैं वापस करूं, नहीं, उसको भी सुप्रीम कोर्ट के पास जाना पड़ेगा। लेकिन इसमें अच्छा होता कि किसान नेता जिन उनकी बात मान ली गई थी उन बातों को विश्वास में लेके, लिखित में लेके और इंतजार करते और कमेटी का भी इंतजार करते और फिर अपनी चीजों को ड्राफ्ट करके उस कमेटी को भी देते, भले कमेटी ना मानती उनकी। क्योंकि अब इसको आप कहेंगे वामपंथी कैसे बनाए? वामपंथी का सिर्फ इसमें सबसे पहले एक स्मेल ये आती है कि वामपंथी में हमेशा गरीब और अमीर के बीच में खाई खड़ी करी जाती है। इस पूरे आंदोलन में किसी ये नहीं बताया कि इसमें कमी क्या है, इस कानून में कमी क्या है, इसका संशोधन क्या हो सकता है। उन्हें बताया कि अडानी अंबानी आएंगे, सारी जमीन को लेकर चले जाएंगे। बस एक मुद्दे पर जाके ये खत्म हो गया। और इस प्रचार में किसान क्योंकि गरीब है, बहुत दिन से प्रताड़ित रहा है, उसको फसलों का दाम नहीं मिला है, उसके लिए ये सरकार दोषी हो सकती है, पूर्व की सरकार भी दोषी हो सकती है। तो उसको यह भय जरूर हुआ, भय से वो एकत्रित हुआ, लेकिन किसान अपने आप में ईमानदार है। जब उसने देखा कि इसके पीछे कोई राजनीति है तो किसान कल से वापस भी जाने लगा। किसानों के लोगों ने निंदा भी करी इस बात के लिए। और ये उन नेताओं के लिए बड़ी चोट है जो बहुत बड़ी अपेक्षाएं इस आंदोलन से लिए बैठे थे। यदि ये कल शांतिपूर्ण आंदोलन कर लेते, इसके अंदर शांति ना होती, तो सरकार 1 फरवरी को पार्लियामेंट तक जाने के लिए मजबूर होती और पार्लियामेंट में कुछ ना कुछ में कोई निर्णय जरूर होता। लेकिन इसके अंदर जो लोग आए, तलवार लेके आए, फरसे लेके आए। परविंदर जी, एक बात तो मेरा देखिए, मैं भी भारत का एक संवेदनशील नागरिक हूं। -32 डिग्री टेम्परेचर पर एक जवान तिरंगा लिए खड़ा रहता है इस बात के लिए कि मेरा तिरंगा नहीं झुकना चाहिए, चाहे मेरी जान चली जाए, क्योंकि उसके लिए तिरंगा जान से भी बड़ा प्यारा है। हमारे लिए आंदोलन बहुत आवश्यक हो सकता है, राजनीति बहुत आवश्यकता होती है, लेकिन राष्ट्रीय प्रतिष्ठा हमारे लिए सर्वोच्च होनी चाहिए। हर पार्टी के लिए सर्वोच्च होनी चाहिए, हर नागरिक के लिए सर्वोच्च होनी चाहिए। और यह संवेदनशीलता आज हमारे बड़े नेताओं में बहुत घटती जा रही है। मैंने उससे पहले के नेता में जवाहरलाल जी हो, लोहिया जी हो, इवन मुलायम सिंह जी ने भी कभी ऐसी गलती नहीं करी, मायावती जी ने भी कभी ऐसी गलती नहीं करी। जो बचकाना हरकत आज के नए युवा नेता जो कर रहे हैं वो बहुत ही शर्मिंदगी है। ठीक है, आपको मोदी से खिलाफत हो सकती है, भाजपा से खिलाफत हो सकती है, उसका तरीका भी हो सकता है, संवैधानिक तरीका भी हो सकता है, कोर्ट के सामने भी निर्णय करे, लेकिन उसके लिए अराजक होना, 26 तारीख को चुनना, झंडे उतार के नीचे फेंक देना और उसको फिर दिखा के राजनीति करना, ये बहुत ही दुखदायी है और ये देश के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं। ये देश के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं और कहीं ना कहीं कोई भी इसका समर्थन भी नहीं करता। ये अलग बात है कि कुछ राजनीतिक लोगों को ये नहीं दिखता। एक तिरंगा सबकी शान है और जिस तिरंगे के लिए बलिदान हुए सोचना भी चाहिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। दिल्ली एक शहर ही नहीं, देश की राजधानी भी है। दिल्ली को देखा जाए तो दिल्ली अपनी एक विरासत है। दिल्ली को इस तरह से ना तो जाम किया जा सकता है, ना दिल्ली को रोंदने की कोशिश हो सकती है। इस तरह की हरकतों को रोकने के लिए कड़े प्रावधान होने चाहिए। दिल्ली की नगर निगम के कर्मचारी हड़ताल पर चले जाते हैं तो दिल्ली पर असर पड़ता है, उनकी अपनी समस्या हो सकती है, लेकिन इसका असर दिल्ली शहर के लोगों को भोगना पड़ता है। कहीं ना कहीं दिल्ली की समस्याओं, हालातों पर बहुत गंभीरता से सोचना होगा। दिल्ली शहर में जिस तरह सीए के नाम पर शाहीन बाग में सड़कें जाम की गई, जिस तरीके के हालात 26 जनवरी को देखे हुए किसी भी तरह बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। जिसके मन में जो आए दिल्ली में कर गुजरे, ये सोच किसी के मन में नहीं रहनी चाहिए। कहीं ना कहीं राजनेताओं को भी और राजनीतिक पार्टियों को भी सोचना होगा कि वास्तव में
दिल्ली के अंदर भी बहुत सारे और भी लोग रहते हैं, उनके लिए भी सोचना होगा। और जिस तरह से कल की घटना हुई है उसका कोई भी समर्थन नहीं करता है और करना भी नहीं चाहिए। आज चर्चा खास में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।